देखो बाबू, ध्यान से सुनो। आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग परमाणविक त्रिज्या से। क्या होता है परमाणविक त्रिज्या? सर्कल में भी जानते हैं और गोला में भी जानते हैं त्रिज्या क्या होता है। केंद्र वाले पॉइंट को उसके परिधि तक मिलाने वाली रेखा को, ठीक है। और अगर बात परमाणु की त्रिज्या की है तो इसका मतलब ये कि हमको एक परमाणु का आकार बनाना पड़ेगा। और परमाणु का आकार कैसा होता है बाबू? बीच में नाभिक। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित। नाभिक धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि उसके केंद्र में केवल नाभिक में कौन बैठे होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण नाभिक का जो प्रभाव है वो धनावेशित होता है, प्लस वाला होता है। इसलिए नाभिक को, न्यूक्लियस को क्या बोला गया है? पॉजिटिव। ये उसके कोश होते हैं। पहला कोश, ये उसका दूसरा कोश, ये उसका तीसरा कोश। इसी प्रकार से कितने कोश होते हैं? 7 कोश होते हैं, जिसको हम आवर्त के नाम से जानते हैं। पढ़े हैं ना ये सब चीज? ठीक है। अब इस नाभिक से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी त्रिज्या क्या है? एक प्लस, पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी यही हो गई। ये उसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। सही कह रहे हैं? इसी प्रकार से एक और प्लस ले लिया, ये उसका पहला कोश हो गया, ये उसकी दूरी हो गई। उसी तरह से एक और प्लस ले लिया, और इस तरह से अगर चलें 1 2 3 4 5 6 7वां ये होगा, और ये जो दूरी बनेगी ये उसकी त्रिज्या कहलाएगी। जाहिर सी बात है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। सच में नहीं होती ऐसी कोई रेखा, बनाते हैं हम लोग, उसको काल्पनिक रेखा बोला जाता है। इस काल्पनिक रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? त्रिज्या के नाम से। परमाणविक त्रिज्या है। अब देखिए, आवर्त सारणी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है परमाणविक त्रिज्या। इस परमाणविक त्रिज्या से हम परमाणविक आकार को ऑब्जर्व करेंगे। इस परमाणविक आकार से हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को पढ़ेंगे, जिसको हम जेफ नाम से जानेंगे। इसके बाद मेरा टॉपिक आगे बढ़ेगा, आयनन एंथैल्पी को बात करेंगे, जिसको आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसको पढ़ेंगे हम लोग। इन सब कॉन्सेप्ट का जड़ जो है वो यहीं से शुरू हो चुका है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक आकार के बाद जेफ नाम का एक टॉपिक आएगा, ZEFF, जेफ। तो हम लोग इसका नाम क्या पढ़ेंगे? जेफ। तो जब हम लोग जेफ पर जाएंगे, उस टॉपिक को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो ये है, परमाणविक त्रिज्या। ठीक। अब दूसरा जरूरी बात होगी, त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? आज लिखने जैसा नहीं है, इसमें तुम क्या समझोगे अपने हिसाब से अपना नोट्स क्रिएट करो, समझने वाला टॉपिक है। क्या हम कह रहे हैं? परमाणविक त्रिज्या का निर्माण परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की काल्पनिक दूरी को बनता है। ठीक है बात यहां तक। अब ये जो दूरी है, ये दूरी बढ़ता जा सकता है या घटता जा सकता है, इस पर निर्भर करेगा इन कोशों पर, के पर, एल पर, एम पर, एन पर, ओ पर, पी पर। ये जो इसे बन रही कोश ही तो है, इसी पे डिपेंड करेगा ना, ये डिपेंड कर रहा है, बन रहा है। 1 बना, 2 बना, 3 बना, त्रिज्या बढ़ रही है, घट रही है। जैसे जैसे कोश छोटे होते चले जाएंगे, परमाणविक त्रिज्या भी क्या होती चली जाएगी? छोटी। जैसे जैसे कोश बढ़ते चले जाएंगे, परमाणविक त्रिज्या का मान भी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, केंद्र से लाइन को मिलाने के लिए तुम देख सकते हो 3 कोश, 4 कोश, 7 कोश और 1 कोश। ये कितना छोटा है ना? ये भाई साहब बहुत छोटा है। लेकिन उसी का उल्टा देख लो, ये वाला बड़ा। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा? परमाणविक आकार। त्रिज्या छोटा है तो वृत्त कैसा बनेगा? त्रिज्या अगर बड़ा है तो वृत्त कैसा बनेगा? हो गया बात खत्म। यानी त्रिज्या पर सीधे निर्भर करेगा आकार? नहीं कर रहा।
परमाणविक त्रिज्या और आकार में बस इतना ही संबंध है कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे आकार बढ़ेगा। अब बात करते हैं त्रिज्या कब बढ़ेगा। त्रिज्या कब बढ़ सकता है? जब कोश बढ़ेगा, KLMN। अब कोश कब बढ़ते हैं? जब परमाणु संख्या बढ़ेगी। नहीं, अगर हम देखें तो ये बीच में प्लस है, ठीक। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरे में कितने होंगे? तीसरे में? ऐसे बनाते हो ना। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार है 2 8 8, अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तुम्हारे सामने एक और कोश तैयार हो जाएगा। अगर परमाणु संख्या 2 है तो कितने कोश होंगे? पहली कक्षा होगा, उसी में सब भर जाएगा। अगर परमाणु संख्या गलती से एक ज्यादा हो जाए 3, कितने कोश हो जाएंगे? 2। अगर परमाणु संख्या बढ़ करके हो जाए 11, 3 कोश हो जाएंगे। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। समझ में आ रहा बात? 11 किसका है? सोडियम का। 1s2 2s2 2p6 3s1। कितने कोश हो गए? 3 कोश हो गए। अगला वाला क्या हो जाएगा? 4s1 सपोज 4 कोश होंगे। कोश जब बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या जब बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, ये बात तय है। कोश कब बढ़ते हैं? जब परमाणु संख्या बढ़ती है। अब उस टॉपिक पर हम आए जो मेरे इस ब्लॉक का टॉपिक है। पहला कौन सा था? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा था? लिथियम। तीसरा कौन था? सोडियम। उसके बाद उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। ये था ना। अच्छा, इसका आवर्त 1 था, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6 और 7। यही सिस्टम था इसका। नियम तो ये बना हुआ है। अब ध्यान से अगर तुम इसको देखो तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या, इसका इसमें 18 जोड़िए, कितना हो गया? 37। 18 जोड़िए, कितना हो गया? 55। 32 जोड़िए, कितना हो गया? 87। यही इसका परमाणु संख्या था। और परमाणु संख्या बढ़ा है, इसका मतलब कोश भी बढ़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ भी हो 2s1 होगा, सही है क्या? इसका कुछ भी हो 3s1 होगा। इसका ये वाला बात समझ में आ रहा है ना सर? ये तो कल ही उस दिन लास्ट डे केमिस्ट्री लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके हैं ये बात। यस, अब आगे सुनो ध्यान से बात को, कहानी कहां जा रहा है लेकर के। क्या कोश नहीं बढ़ा है? देखो, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हम इसको किस वर्ग का तत्व बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं इसको ग्रुप 1? क्या हम इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? और ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट का 2 भाग होता है। पहला वाला S1, दूसरा वाला S2। बात हुई है? यस सर। तो ये जो हम पहले वाले ब्लॉक का बात कर रहे हैं बाबू, इस पहले वाले ब्लॉक में तुम ये बात नहीं देख रहे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कक्षों की संख्या बढ़ रही है। अगर गौर किया जाए तो हाँ, हमको तो दिख रहा है ऊपर से नीचे आने पर। और यही है आज के थ्योरी का सार, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 1 घंटे में। क्या? जो तुम्हारे सामने रखा हुआ आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। अब सवाल वही होता है, क्यों बढ़ रही है? देखो, 10th क्लास में बस इतना ही बात है, क्यों बढ़ रही है पर चर्चा नहीं करते। यहां करेंगे चर्चा, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सर हम जानते हैं परमाणविक त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी होती है। और बाह्यतम कोश का निर्माण कब होता है? परमाणु की संख्या के बढ़ने से। किसी भी आवर्त सारणी में, चाहे अभी हम लोग एस ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं, हर आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ती है। 1 से 3 होती है, 3 से 11 होती है, 11 से उसके बाद है ना 2 8 8 18 18 32 के रेट से बढ़ती है ऊपर से जाने पर। सही बोल रहे हैं ना? इस ब्लॉक में तो ऐसी सिस्टम लगता है। अब ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, इसका मतलब क्या होगा कि कोशों की संख्या भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा कोश होगा, लंबाई भी केंद्र से नापा जाए तो उतना ही होगा। लंबाई नापने का मतलब क्या है?
त्रिज्या का बड़ा होना। त्रिज्या का बड़ा होने से मतलब क्या है, परमाणु पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और धीरे 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 ये परमाणु क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, अब पूरे आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं बाबू, 18 वर्ग हैं। कुल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। हम आवर्त नहीं शब्द बोलेंगे, हम अभी वर्ग केवल बोल रहे हैं। हर एक वर्ग में तुम देखो ऊपर से नीचे जाते हुए क्या परमाणु संख्या नहीं बढ़ा हुआ है, बस। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं त्रिज्या भी बढ़ेगी, और इसका मतलब परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, परमाणु बड़ा होता चला जाएगा, उसका साइज बड़ा होगा। इतना सा रिलेशन का ध्यान रहेगा। त्रिज्या और आकार अभी समझेंगे, क्योंकि अगर त्रिज्या आकार नहीं समझेंगे जब नहीं समझ में आएगा, जिस पर हम बोल रहे हैं कि हम बात लेके जाने वाले हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यहां पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या में कमी होता है या वृद्धि, वृद्धि, परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। और मेरे कहने पे मत जाओ, तुम खुद देख लो, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। और परमाणु संख्या में वृद्धि होने से क्या होता है, हाँ, परमाणु संख्या में वृद्धि होने से कोशों में वृद्धि होती है ना। कोश, कोश जो बोलते हैं KLM ऐसे वाला, है ना। कोशों में वृद्धि होती है। जब कोश में वृद्धि होगा तो उससे क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगी, है ना बाबू। और जब त्रिज्या बढ़ेगी उससे क्या होगा, आकार बड़ा होगा। परमाण्विक आकार में वृद्धि हो जाती है। इसको तुम अपने शब्द में जैसे चाहो सजा के लिखना लिखो, हम उतना नहीं लिखा है, तुम समझ गए चीज को। कॉन्सेप्ट साफ हुआ। परमाणु का नाभिक कहां होता है, किनारे होता है, कोना में नहीं होता, अच्छा बीच में होता है, ओके। तो ये बीच में होता है। अभी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो मजा आ जाता है, एकदम एकदम सुन लेता अच्छे से भी। तो केंद्र में होता है नाभिक प्लस, और इसके चारों ओर इसके कोश होते हैं मौजूद। कोश परमाणु का इलेक्ट्रॉन जहां पर भटक रहा होता है। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे में 8। इसी सिस्टम को ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते पहले में, तो जैसे परमाणु संख्या बढ़ा के 3 कर देंगे तब क्या होगा, अगले कोश में बढ़ाएगा, यानी K से एक नया कोश तैयार हो गया L। त्रिज्या बढ़ा या घटा, बढ़ गया। ये तो भाई ये तो ऐसा बात है ना कि इसको रटने वाला चीज ही नहीं है, इसको समझना है इसको बस। अब हम शुरू में बात किया है कि क्लास 11 के केमिस्ट्री में परमाणु के कॉन्सेप्ट को ढंग से ऑब्जर्व कर लेना है, एकदम ढंग से, कौन कहां भटक रहा है ना। ये वाला बात क्लियर है, इसको नोट किया जाए क्या पहले, है ना। ऊपर में हेडिंग लगेगा सिर्फ परमाणविक त्रिज्या लिख करके डैश, ऐसे रोमन में नंबर 1 परमाणविक त्रिज्या में डैश, और ये वाला कंटेंट तुम चाहो तो लिख लो। अब हम अगर इसमें बोले बाबू, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम की परमाणविक त्रिज्या, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसके बाद उससे उससे परमाणविक त्रिज्या में हम ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। और अब बोलो क्या ये रटा हुआ होगा, नहीं सर, हम जानते हैं परमाणविक त्रिज्या क्या है ना। जल्दी जल्दी से लिखिए। तो यहां तक हमको एक बात क्लियर हो गया है। ये बात नहीं क्लियर है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती, क्यों बढ़ रही है वो क्लियर करना है हमको। ये पता चला कि 10th वाला बच्चा लोग जैसे रटता है कि किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है, वो नहीं, हमको कहना क्यों बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहे हैं। परमाणु संख्या के बढ़ने से त्रिज्या क्यों बढ़ जाएगी, तो जवाब है सर, परमाणु संख्या जब बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह कहां आएगा, कमरा, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। जैसे जैसे रूम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे नाभिक से दूरी भी बढ़ती चली जाएगी, त्रिज्या बड़ा होता चला जाएगा। त्रिज्या के बड़ा होने से आकार बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा बंगला कहलाएगा। पहले था 2 BHK का फ्लैट, फिर 3, 4, 5,
छोड़ो यार, एक बार का फ्लैट है इसको घोषित कर दिया, चलो हटा उसको जिला घोषित कर देते हैं, जगह बहुत बड़ा हो रहा है ना, ऐसे ऐसे बनाते हैं। समझ में आ रहा है सर? हाँ। अब आकार, आकार तक समझ में आ गया बात, आकार का रिलेशन। अब आकार से देखो क्या होगा। वाह वाह, अपने से कैच हो गया है। देखो ये प्लस यानी कि नाभिक है ना, ठीक। ये पहला कक्षा, ये प्लस यानी कि नाभिक, दो कोश, क्लियर, ठीक। प्लस तीन कोश, प्लस, वाह, तीन कोश, एकदम ऐसे ध्यान रखना, चार, चार, ओके, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। हाँ, मतलब अधूरा नहीं रहता है ये, इसका मतलब है कि ये पूरा मिलेगा आपको, मतलब बताया जा रहा है कैसा, ठीक है ना। बोले कि नहीं सर भी तो ऐसे बनाते हैं, नाभिक एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह, और एक, एक, दो, अब दो हुआ, चार हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, क्लियर हो गया बात, कंडीशंस, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देख बाबू, त्रिज्या है ना, यहां से यहां एक त्रिज्या, यहां से यहां एक, यहां से यहां, सबकी त्रिज्या मिल गई, सभी का त्रिज्या दिख रहा है, जिससे हमको आकार का पता लग रहा है। सबसे छोटा आकार वही होगा जिसमें कोशों की संख्या सबसे कम होगी, ठीक। नाभिक प्लस होता है, और ये बाह्यतम कक्षा, इन कक्षाओं में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? सभी पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी है, बाह्यतम कक्षा पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा पर भी इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा पर भी इलेक्ट्रॉन है, सभी पे होते हैं तो बाह्यतम कक्षा में भी होगा, जाहिर सी बात है, निर्माण हुआ है, क्लियर। प्लस वाला सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन माइनस में है और नाभिक प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अगर नहीं खींच रहे होते तो बड़े आसानी से किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता था, नहीं कि भाई चल यार सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलो, क्लोरीन के पास चले जाओ, जाके बैठो आराम से जाके वहां पे, बड़ा आसान तरीके से ये काम किया जा सकता था, क्लियर। लेकिन ऐसा है नहीं, सिस्टम क्या है, ये भाई साहब प्लस वाले हैं और ये माइनस वाला है। अब सोचने वाली बात है, यहां पर प्लस और माइनस के बीच की दूरी ज्यादा है या कम? कम, तो प्लस जो है वो माइनस को कसकर पकड़ेगा या हल्के से पकड़ेगा? एकदम सही बात है। ये एक रूम है, रूम मीन्स होता है कमरा, ठीक, और हाँ बिल्कुल कमरा, ये हो गया बड़ा सा रूम, देखो यहाँ पे ये वो पोडियम, वो जगह जहां पर हम खड़े हैं अभी, ठीक। यहां पर एक टीचर है और यहां पर कम से कम हम बोल रहे हैं तीन टीचर, तीन स्टूडेंट है बैठे हुए, एग्जाम चल रहा है, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, एक कमरा बढ़ा देते हैं, टीचर यहां एक बढ़ गए, एक स्टूडेंट बढ़ गया। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बाबू जब जब परमाणु संख्या, आराम से, जब जब परमाणु संख्या में वृद्धि होती है तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम में परमाणु, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11, तय है बात। अब सोडियम को जैसे ही एक बढ़ा दो, यानी मैग्नीशियम 12, तो जैसे मैग्नीशियम 12 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो क्या प्रोटॉन एक से नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, यानी प्रोटॉन भी एक बढ़ गया। फिर एक और बढ़ाओ, सपोज यहां एक बढ़ा तो एक यहां बढ़ा, फिर एक यहां बढ़ाओ, एक यहां बढ़ेगा। जब ये कोश पूरा हो जाएगा तो फिर एक कमरा बढ़ेगा, फिर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रखोगे सबको प्रोटॉन यहां बढ़ता चला जाएगा। मान लो 3 बढ़ा तो 3 यहां रखा गया, समझ में आ रही बात? अब फिर से अगर एक कोश और बढ़ा दो, यानी चौथी कक्षा लेकर के आओ, तो चौथी कक्षा में मान लो कि 32 इलेक्ट्रॉन तुम रखे हो, तो 32 इलेक्ट्रॉन जैसे यहां भराएगा, 32 गो प्रोटॉन कहां रखा जाएगा? नाभिक में।
समझ में आ रही है बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। इसको रटोगे बैठकर, इसको लिखेंगे, अरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। 9th क्लास में पढ़ने का है टॉपिक, जिसको हम चिल्ला रहे हैं इतना। ये कमरा के रूप में क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आएगा। तुम पहले ये जानो कि ये जो एक जगह पर ये इलेक्ट्रॉन, जहां पर टीचर तुम्हारा खड़ा है, इसको तुम समझो। जैसे अभी हम हैं यहां पर, हमको तुम नाभिक समझो। हम जो है यहां पर प्रोटॉन है तुम्हारे लिए प्लस, अब तुम लोग मेरे लिए क्या हो? इलेक्ट्रॉन हो। किस बच्चा पर मेरा प्रभाव ज्यादा होगा, जिसको हम तुरंत देख सकते हैं? जो आगे बैठा हुआ है। कुछ बात क्या बोली? नहीं कर देते ऐसे। और जो दूर होता है वो पैर में पैर एक दूसरे को मार रहा है ऐसे। वो तो इस प्रोटॉन की खासियत है, अदरवाइज इतना दूर वाले पे ध्यान नहीं है। दो को बैठा रहता है ना वहां पे, छुट्टी काट रहा है किससे को। फिर पढ़ाई लो और बताई लो। 8 बज के लो, 8:30 हो गए। ये सब भावनात्मक चीज है। ये तो इस प्रोटॉन की खासियत है कि आप पर ध्यान दे रहा है ना, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलो हटाओ इस बात को। यहां पर 30 लोग हैं, एक कमरा हम बगल में बना दिया, वहां पर हम 10 बच्चों को और रखा। नियम यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब जितने बच्चे आएंगे उतने टीचर आएंगे। ठीक? इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाते हैं? नई कक्षा में रखेंगे। अब वो कक्षा ऐसा है, वो बगल वाला जो अगली कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8, यानी 8 बच्चे वहां बैठ सकते हैं। जैसे ही 8 बच्चे को हम उस नए रूम में रखेंगे तो प्रोटॉन भी उतनी ही मात्रा में आएंगे। प्रोटॉन आकर ऐसे भटकेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का एक स्पेसिफिक जगह है, वो है नाभिक। ये नाभिक, तो वो 8 टीचर कहां आकर खड़े हो गए? यहीं पर। बच्चे कहां हैं? 8 वहां। एक कमरा और है, वो बगल वाला, देखो कितना साइड में है, वो और बगल वाला। वहां भी 8 बच्चे रह सकते हैं, तो 8 बच्चे और लाया गया, 8 टीचर और इस पर आए। बगल वाला ये रूम है, 8 बच्चों को यहां भेजे, 18 को यहां भेजा, या 32 को यहां भेजा, तो 32 टीचर यहां पे खड़े हो गए। अब तुम सोच के बताओ, यहीं पर रहना, हमको यहां से उतरना नहीं है, किस पर मेरा ज्यादा प्रभाव रहेगा? अगला बेंच, हद से हद इस क्लासरूम, हद से हद सामने वाला रूम, उससे ज्यादा भी जाएंगे। जैसे जैसे प्रोटॉन से दूरी बढ़ रहा है, मेरा प्रभाव उन बच्चों पर नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है बात? कमरा के बढ़ने से ऐसा हो रहा है। क्लियर हो रहा बात? कमरा बढ़ा, बच्चा जो 3 को इस मेरे रूम में मेरे सामने टेस्ट दे रहा है, इस पर तो मेरा पूरा कंट्रोल है। ये हम है, ये वो रूम है जिसमें अभी हम हैं, मेरा पूरा कंट्रोल है इस रूम पे। क्यों कंट्रोल है? क्योंकि ये मेरे करीब है। हम पूरे रूप में कहां बट सीधा करो, सीधा हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसे करके हम काम करवा रहे हैं। हो सकता है ये चीज क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हम बिल्कुल इसके करीब हैं और हम इसको कस करके कंट्रोल में किए हुए हैं। कसकर बांधने का मतलब कंट्रोल में किए हुए हैं। ठीक? अब एक कक्षा बढ़ा दिया, एक कक्षा बढ़ाने का मतलब एक कोष बढ़ा दिया, वो कमरा। जैसे ही वो कोष बढ़ा, वहां पर बच्चा छटपट करेगा भी, तो अब हम उधर देखें कि इधर देखें, और नियम क्या है? हमको उतरना भी नहीं है नीचे, तो उस पर मेरा पकड़ इसकी तुलना में कमजोर होगा। यानी जब दूसरी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो समझोगे बात को, ये वाला टाइट रूप से पकड़ा हुआ होगा, ये वाला इसकी तुलना में हल्के से होगा, ये वाला और कमजोर, ये वाला उससे भी ज्यादा कमजोर, ये वाला और कमजोर, ये और ये तो एकदम कमजोर। समझ में आया बात? यहां तक क्यों कमजोर हो रहा है ये समझ में आ रहा है। दूरी बढ़ने से, दूरी जब बढ़ा इसका मतलब त्रिज्या बढ़ने से, त्रिज्या बढ़ा मतलब आकार के बढ़ने से नाभिक का अपने बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल छूट जाता है, कमजोर हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये कब हो पा रहा है? आकार के बढ़ने से। किसी परमाणु के नाभिक का उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है, जो इफेक्ट होता है, उसे ही जेड इफेक्ट यानी जेफ, जेड जो है वो नाभिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नाभिक का प्रभाव को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेफ, जेड इफेक्ट। जेड का मतलब क्या है? परमाणु का नाभिक, नाभिक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। समझ में आ रहा है?
अब जेफ का थोड़ा सा लॉजिक देखो कि जेफ कैसे हुआ, किसका जेफ का मान ज्यादा होगा और किसके जेफ का मान कम होगा, क्योंकि बाकी आगे का जितना भी थ्योरी है, जितना भी कॉन्ट्रडिक्शन चलेगा, जितना भी बातें चलेंगी, वो सब जेफ के प्रभाव से जानी जाएंगी। तो हमको क्या करना है, जेफ के कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी देखो इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो क्या पता चला भाई, कौन सा परमाणु का नाभिक ज्यादा कसकर खींच रहा होगा, जो परमाणु छोटा होगा। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जेफ होता है वो प्रोपोर्शन होता है 1/, आकार के इनवर्स प्रोपोर्शन। इसको मतलब क्या होता है सर, आकार जितना बड़ा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना छोटा होगा। अर्थात परमाणु का आकार जितना बड़ा करते चले जाइएगा, नाभिक का अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कमजोर होता चला जाएगा। कह सकते हैं ऐसा। अब समझो बात को कि इस बकबक का नतीजा क्या निकल रहा है। नतीजा ये निकला कि ये वाला कोई भी एटम हो, कोई भी ये परमाणु जो भी है, ये परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करेगा। ये वाला अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग इसकी तुलना में थोड़ा जल्दी कर सकता है, ये वाला इन दोनों की तुलना में थोड़ा और जल्दी करेगा, और लास्ट वाला बाबू सबसे जल्दी करेगा। और जो एटम, समझ में आ रहा है बात, और जो एटम अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है आसानी से, उसको क्या बोलते हैं, धातु। धातु का परिभाषा याद करो, वैसे एलिमेंट, वैसे तत्व जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने की प्रवृत्ति हो। और इलेक्ट्रॉनों के त्याग की प्रवृत्ति कैसे आती है, तो जवाब फिर वहीं से शुरू होगा। सर इलेक्ट्रॉनों के त्याग की प्रवृत्ति इसलिए आती है क्योंकि उसका जेफ बहुत कम होता है। जेफ कम होने का मतलब क्या है बाबू, अगर कोई, समझो बाबू फिर से, अगर कोई नाभिक, ये के शेल हो गया बाबू, ये एल हो गया, ये एम हो गया, उसके बगल में कौन होता है, एन हो गया, उसके बगल में ओ हो गया, उसके बगल में पी हो गया। 7 से ज्यादा नहीं होता ना, 7 हो गया, 7 6 हुआ, ये 7वां हो गया, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, सपोज यहां पर वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर करना, सही है, तो हमको कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी देंगे तब वो बाहर निकलेगा। समझना है बात को, एनर्जी पर भी बात होगी, ऐसा नहीं कि हम उसे अंधाधुंध चला देंगे। खाली हम आपको बताने वाले हैं ताकत के बारे में। इसको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं चलो तुम किसी और से रिएक्शन करो, किसी और से तुम अभिक्रिया करो। हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी के पास भेजना चाहते हैं और इसको इसके साथ जोड़ करके एक नया कंपाउंड बनाना चाहते हैं। ये मेरा गुण, हम चाह रहे हैं ऐसा करना। समझ गए ना बात को। तो इसके लिए बाबू हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये वाला इस पर कितना कस करके पकड़ा हुआ है ना। तो हम नजदीक वाला को नहीं उठाएंगे, हम एक ऐसे परमाणु को ढूंढेंगे जिसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। यस, समझ में आ रहा है बात। और किसके इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसके जेफ का मान सबसे कम होगा। और जेफ का मान कम होने के लिए आकार क्या होना चाहिए, बड़ा। और आकार किसका बड़ा होता है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि हाइड्रोजन का आकार इसकी तुलना में छोटा है, यानी नीचे से अगर चलो तो जेफ देखो कैसे हुआ, इसका जेफ का मान कम होगा, इसका इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा, ये थोड़ा ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले जाओगे। देखो पहली कक्षा में हम बैठे हैं, प्लस वाले का पूरा प्रभाव माइनस पर कस करके पकड़ के रखेगा, सही है। अगले बार में क्या होगा, 2 कक्षा बन गया, तो पहले वाली कक्षा को तो कस के पकड़ा हुआ है, दूसरे वाले पे भी कंट्रोल करना चाह रहा है, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगा जितना वो पहली कक्षा पे कर रहा था। यानी पहले कमरा को जितना कस के हम ध्यान दिए हुए थे, दूसरे वाले रूम पर। समझ में आ रहा है बात, जेफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जेफ को क्या नाम दे रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब परिभाषा के रूप में क्या बनाएंगे, किसी परमाणु के नाभिक का उसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद
इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और इस पूरे डिस्कशन से हमको जेफ के बारे में पता चला कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन किसके होता है, आकार के। और ये बात हम नहीं भूलेंगे, है ना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू, आकार जैसे छोटा होगा जेफ का मान उतना ही प्रबल होगा। क्योंकि हम सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर हम एस ब्लॉक का लिखें, इस ब्लॉक में पहले हाइड्रोजन आता है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जेफ का मान लिथियम से ज्यादा होता है। देखो इधर उल्टा बन रहा है, अभी इधर कैसा था, इधर बना हुआ था। इसका मतलब क्या था कि हाइड्रोजन से बड़ा, ये आकार वाला था ना, हाइड्रोजन से बड़ा आकार यानी त्रिज्या किसकी, लिथियम की, उससे बड़ी सोडियम की, उससे बड़ी पोटेशियम की, उससे बड़ी रुबिडियम की, उससे बड़ी सीजियम की, और उससे बड़ी फ्रांजियम की। यही बात था बड़े वाले पे, तो बड़े बड़े थे। अब इधर उल्टा चलना है, छोटा चलेगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांजियम। मतलब क्या, मतलब ये कि हाइड्रोजन के जेफ का मान लिथियम से ज्यादा होगा, लिथियम के जेफ का मान सोडियम से ज्यादा होगा, सोडियम का पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का सीजियम से, सीजियम का फ्रांजियम से ज्यादा जेफ होगा। जेफ ज्यादा क्यों होगा, हम सवाल आपको देंगे बनाने। किताब आपसे यह पूछ देता है कि सोडियम के प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान रुबिडियम से ज्यादा है, क्यों? तो जवाब क्या होगा, क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है इसका भाई, दो, सॉरी ऐसे वाला नहीं बनाते ना हम लोग, तो हम लोग तो बनाते हैं 1s 1s2 2s2 2p6 3s1, और रुबिडियम है ना उसके बाद, रुबिडियम का कितना है परमाणु संख्या बाबू, 37। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, और लास्ट आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5s1। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा, क्योंकि सोडियम के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है, 3, कुल 3 कक्षाएं हैं, जबकि रुबिडियम में 5 कक्षाएं हैं। यानी रुबिडियम का बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस आवर्त में बैठा हुआ होगा, 5वें आवर्त में, जबकि सोडियम के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन किस में बैठा होगा, 3रे आवर्त में। नाभिक से 3रे आवर्त की दूरी की तुलना में नाभिक से 5वें आवर्त की दूरी ज्यादा है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ जाती है, इसलिए रुबिडियम का आकार भी बड़ा होगा। क्योंकि रुबिडियम का आकार बड़ा होगा, अतः जेफ जो है वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होने के कारण जेफ का प्रभाव यानी जेफ का मान सोडियम की तुलना में रुबिडियम का कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, हम लिखवा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम बस बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसे साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, फिर हम लिखाना तो है, कॉपी वाला चीज बहुत कम ही आदमी पढ़ता है। एक बार समझ गया कॉन्सेप्ट को एकदम साफ, परमाणविक त्रिज्या समझ में आया, आकार समझ में आया, आकार का जेफ के साथ जो संबंध है वो समझ में आया। अब इसी टॉपिक को सर आप जेफ क्यों पढ़ाए, सवाल होता है ना, सर हम जेफ क्यों, त्रिज्या समझ में आया क्योंकि हमको परमाणु का आकार पढ़ना था, ठीक, आकार इसलिए पढ़े क्योंकि हमको जेफ को समझना था। देखो जेफ को समझने के लिए आकार जरूरी है, इसलिए पढ़ा। अब सर आप जेफ क्यों पढ़े, तो बाबू जेफ से हमको क्या पता चलता है कि कोई भी नाभिक बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कितना कसकर पकड़ा हुआ, यही ना, क्यों कितना कसकर पकड़ा हुआ, ये आपको क्यों पता करना है, इससे क्या फायदा होता है। क्योंकि सर हम कोई सा भी यौगिक बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा भाई, या तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से लेन देन होगा, आयनिक बंधन बनेगा, या फिर साझेदारी हो सकता है, सहसंयोजक बंधन बन सकता है, पढ़े ना 10th में। ये बात की गारंटी, चाहे वो आयनिक बंधन हो चाहे वो सहसंयोजी बंधन हो, एनर्जी का लेन देन तो होगा। अब समझो बात को, इस एक इलेक्ट्रॉन को, अब देखो ये प्लस से पहली कक्षा में ज्यादा ताकत लगा कर पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, दूसरी में और ताकत, तीसरी में और, चौथी में कहां गया, तीसरी यहां, चौथी यहां, पांचवी में और ताकत, छठी में और ताकत, सातवां जो है देखो, सॉरी और ताकत बोल रहे, कम ताकत, पहले बार में सबसे ज्यादा, इससे उसमें कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट जब पहुंचा सबसे कम। अब इस सबसे कम से हमको क्या करना है, इस एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाली कक्षा को आप पूर्ण करके अस्थायी करके ही भागते हो। पहली कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है तभी ना दूसरी कक्षा में जाते हो,
जब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं तभी ना तीसरी कक्षा में जाते हैं, तीसरी को 8 से पूरा करते हो तभी ना चौथे में जाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम एक कक्षा को अस्थायी रूप से स्थायित्व ना दे दें, स्टेबल ना बना दें, तब तक हम अगली कक्षा में नहीं जा सकते। तो जो सबसे बाह्यतम कक्षा होगा किसी परमाणु का, वो हो सकता है कि वो स्थिर ना हो, अस्थायित्व ना हो, क्योंकि यहां तक तो जरूर भर गया होगा पूरा तरीका से, इसलिए आप इसमें बदलाव ना करें, इसमें कर सकते हैं। तो अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? किसी परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्षा भाग लेता है। ठीक है बात? अब सुनो ध्यान से, इस बाह्यतम कक्षा में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब बोल रहा है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा, जब समझना बाबू बात को, आप इस इलेक्ट्रॉन को जब निकालिएगा तो आपको क्या करना होगा? एनर्जी देना होगा। क्यों एनर्जी देना होगा? तुम इस चीज को कस के पकड़े हो, हम इसको ऐसा खाली खींचते रहेंगे तो क्या छूट जाएगा? ये क्या करना पड़ेगा? जहां से पकड़े हो ना वहां प्रहार करना पड़ेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? अब वैसे पकड़ कर कैसे से दे बच्चा लोग को देखते हो, टोपी अगर कोई ले ले तो टोपी पकड़ के वो ऐसे से होते रहता है, और लास्ट में उसका एक ही हथियार होता है, क्योंकि इससे ज्यादा वो सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ हो तो क्या कोई टोपी छीन रहा होगा तो आप उससे टोपी पकड़ के कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जहां पर वो पकड़ा है उस स्थान पर प्रहार कीजिएगा, उस स्थान पर मारिएगा। पकड़ के रखा है ना, आप क्या कीजिएगा? प्रहार कीजिएगा उस पॉइंट पर। अब किस चीज से प्रहार कीजिएगा? एनर्जी, थ्रू एनर्जी, ऊर्जा के द्वारा। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको 150 जूल, किलो जूल या जूल के रूप में एनर्जी आपको देना है। समझोगे बात को? अभी समझिएगा इसको। ये एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का बंधन, इस इलेक्ट्रॉन को जो भी वो पकड़े हुआ, देखो इसको पकड़ा होगा लगभग 1000 जूल एनर्जी के साथ। यानी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो जो उसके पहले रूम में है, इसको, ये अगर तुम चीटिंग करना चाहते हो तो तुमको समझ लो कितना ज्यादा हथकंडा अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम टीचर के सबसे ज्यादा सामने में हो। समझ गया ना? और जो पीछे बैठे हुए हैं वो, समझ गया ना बात को? उसको उतना ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से भागने का बात अगर हो जाए, कौन पहले भाग सकता है आसानी से? जो पीछे बैठता है वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हुआ। समझ में आ रहा है? वो देखो वहां बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है सर, कड़ाक से उड़ेगा ये सब, रिएक्शन तुरंत कर लेगा दूसरे से, कड़ाक से एकदम सब। मेरे लिए वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी परमाणु में बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ना हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय बोला जाता है। तो वो भी जरूरी है। समझ रहे हैं ना? अक्रिय नहीं बोलते, लास्ट वाला फुलफिल हो जाएगा ना फिर। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वो छटपटाहट वाला होना चाहिए, पूर्ण ना हो तो अच्छा है। अब देखिए क्या हुआ केस, जैसे ही हम इसको 150 किलो जूल एनर्जी दिया, ये वाला बंधन देखो ध्यान से, ये वाला बंधन टूट गया। बंधन टूटा तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाग, चले दुआओं में याद रखना, बोल के सीधे निकल लेगा। इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के पास भेज दिएगा, सपोज क्लोरीन के पास भेज दिया, जो मुंह खोल के बैठा है, एक आ जाए, एक 17 होता ना क्लोरीन का, वो बस इंतजार में बैठा था, एक कहीं से भी आ जाए। इस सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नाचते हुए गया, देखा कि सामने वाला भिखमंगा ही है, जाकर इसके गोदी में बैठ जाता है, जाकर उसके पास बैठ गया, बन गया क्या चीज? NaCl, नमक। ये बन गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से त्याग और ग्रहण। बना कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। सोडियम क्योंकि अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, मन मर्जी से नहीं किया है, लेकिन त्याग तो किया है, इसलिए सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन के त्याग के वजह से प्लस, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, माइनस बन गया। एनर्जी आप कितना दिए थे? 150। इतना एनर्जी दिए थे ताकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए, इसी को बोलते हैं आयनन विभव, जो मेरा अगला टॉपिक है। इसी परमाणु से अच्छा शब्द इसके लिए होगा विलगित गैसीय परमाणु। देखो कौन से टॉपिक में हम चले गए? अब हम चले आए हैं टॉपिक जो मेरा, अब इसको नोट किए हैं क्या हम लोग? नहीं किए? नोट करो पहले। अरे बाप रे बाप, जल्दी नोट करो। हो गया नोट? हम बात करेंगे इस पर, ये जो चीज लिखा गया क्या है इस पर बात करेंगे। किताबों में आपको बार बार मिलेगा ये चीज, हम लोगों को उस पर डिस्कस करना है, और हम लोग के पास टाइम है, और यही मेरा लास्ट टॉपिक भी रहेगा, यही मेरा लास्ट टॉपिक भी आज करेगा। एक दिन में इतना काफी है। मिटा रहे बाबू इस तरफ वाला, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मिटा सकते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक का मतलब अभी हम पूरा रूप से एस ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ने लगे अचानक से? त्रिज्या, परमाणु का आकार। क्योंकि हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है?
आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आवर्त सारणी को पढ़ने के लिए खाली इतने हैं कि इसमें 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और इतना तत्व होते हैं, बस ये भी मामला खत्म हो गया। भाई ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या हम कह सकते हैं किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी कि ज़ेफ का मान घटता है। परमाणु का आकार बढ़ता है यानी कि ज़ेफ का मान घटेगा, क्योंकि आकार के बढ़ने से ज़ेफ घटता है। और ज़ेफ के घटने से का मतलब यह है कि इसके बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है? कह सकते हैं सर। धातु नहीं मिलने लग जाते हैं, धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। और धातु का गुण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। क्या ये वाला गुण अच्छा हो जाएगा? मतलब ये कि लिथियम से बेटर सोडियम, अच्छा धातु, सोडियम से बेहतर पोटेशियम, इससे बेहतर उससे बेहतर। पहले बड़ा बात, सब तथ्य आपके पास है, रटना कुछ भी नहीं है। जहां को बोले देखो भाई बउआ वाला चीज नहीं करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम में, तो वो सब नहीं। आइए बात करते हैं बैठ के, तुरंत एक और पीढ़ा देना है, बैठाना है और उसको समझाना शुरू करना है कि देख देखो आवर्त सारणी पढ़ना, हम तुमको पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब समझा देते हैं, बैठो आराम से। उसके बाद जो शुरू करो, कहां से? त्रिज्या, उसके बाद आकार, उसके बाद ज़ेफ, और अब तीसरा क्या चीज? गैसीय नहीं। अभी क्या बात कर रहे थे? अगला क्या है ज़ेफ के बाद? आयनन विभव, अभी बोला था हम, है ना। और आयनन विभव ज़ेफ से कैसे जुड़ा हुआ है वो बात होगी, अभी मिटा रहे हैं उसको पहले। देखो इसका, किसी विलगित गैसीय परमाणु, सबसे पहले तो ये बात है, किसी विलगित गैसीय परमाणु ना, तो इसको पहले हम लॉक कर दें, क्योंकि हमको इस पर बात करनी है बाद में, अभी नहीं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि भाई अंदर वाली कक्षा से तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने से रहे, है ना। पता चला कि आप एक ऐसा कंपाउंड बनाना चाहते हैं जिसके बनाने पे इतना ज्यादा खर्च आ जाए, तो फिर बातें खत्म हो जाए। सही है ना। एनर्जी इतना ज्यादा नुकसान हो रहा हो किसी अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो सवाल नहीं हो सकता, ये कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के करीब, है ना, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन है। हम क्या चाहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। लेकिन हमको एक चीज मालूम है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। सही है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, हमको आयनन विभव भी उतना ज्यादा लगाना होगा, ऊर्जा उतना ही ज्यादा देना होगा। सही बोल रहे हैं क्या? ज़ेफ का मान जितना कम होगा, हम उतने ही कम ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। ज़ेफ का मान ज्यादा होने का मतलब ये कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को रस्सी से कसकर पकड़ा हुआ है, तो उस रस्सी को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। एक रस्सी इतना ढीला है कि हल्का से किया, खुल गया, बंदा भाग गया, थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ा। तो ज़ेफ का मान इसके साथ प्रोपोर्शन में चलता है, अनुक्रमानुपाती चलता है। नहीं बोल सकते? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ये ज़ेफ का मान होता है वो कहा जा सकता है? क्यों ऐसा कह पा रहे हैं आप? चलो सवाल कर लेते हैं, ऐसा ऐसा कहना उचित है या नहीं है? उचित है। इसलिए कह पा रहे हैं सर क्योंकि आयनन विभव ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो वो डिपेंड करेगा जैसा उसका ज़ेफ है। अगर ज़ेफ का मान ज्यादा है, मतलब यहां है इलेक्ट्रॉन,
यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तब ना जेफ का मान ज्यादा है, ये यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो जेफ का मान ज्यादा है, तो इसका मतलब आयनन विभव का मान भी ज्यादा होगा, ऊर्जा भी ज्यादा देना पड़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पर बैठा है तो जेफ का मान क्या है, कम, तो आयनन विभव का मान भी अपेक्षाकृत कम ही होगा। सही। अब मान लो, समझो बात को, मान लो कि एक परमाणु मेरे पास है जो है सोडियम का, और सोडियम से हम क्या करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, मेरे पास एक परमाणु है, किसका परमाणु है, सोडियम का, Na। सोडियम का ये पहला कक्षा बाबू, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सोडियम का ये दूसरा 8, सोडियम का ये तीसरा 1। मेरा क्या मकसद है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक। अब सोडियम के इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोहित काम पर लगा और उसको एनर्जी जो उसको देना पड़ा है सोडियम को, वो सपोज देना पड़ा है 150 kJ एनर्जी के रूप में। सही है बात। अब हम मोहित से पूछा कि मोहित बताओ कितना ऊर्जा देना पड़ा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो मोहित को ये वाला से निकालेगा इलेक्ट्रॉन, इनसे निकालेगा नहीं, पढ़िए वहां से बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। ये बाह्यतम कक्षा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां था, उसको निकाल दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब 150 kJ दिया गया, ये बंदा अगर हमको क्या बोला कि सर एनर्जी के रूप में खर्च कितना हो गया 150। हम लोग रुको, चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करो। तुम कब ऊर्जा जब सोडियम को दिए होगे तभी इलेक्ट्रॉन निकला होगा। कब, समझो, सोडियम पहले किस अवस्था में रहा होगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक। सॉलिड स्टेट से आप इसको बदलिएगा किस में, हीट दीजिएगा तो लिक्विड में, इसमें कुछ एनर्जी खर्च हुआ होगा, ऊर्जा दिए होगे सॉलिड से लिक्विड में बदलने में। उसके बाद और हीट करोगे तो ये किस में चेंज होगा, फिर से एनर्जी दिया गया। समझ में आ रहा है। फिर इस गैस को आप हीट करोगे तब जाकर के इससे वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा। समझ में आ रहा है बात। अब इस कहानी को हम और खतरनाक बना सकते हैं। अगर इसका कोई यौगिक हो, सोडियम का कोई यौगिक जैसे कि NaCl हो, तो NaCl यौगिक को सबसे पहले आप तोड़े होगे तो Na अलग हो गया होगा, Cl अलग हो गया होगा। फिर Na जो अलग हुआ होगा वो ठोस क्रिस्टल के रूप में होगा। क्लास 12th में आप पढ़ेंगे क्रिस्टल, पहला चैप्टर में। फिर वो ठोस क्रिस्टल को और एनर्जी दिए होगे तब जाकर वो किसमें बदला होगा, लिक्विड में, फिर गैस में, और उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। तो अब यहां पर जो टॉपिक था विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। ये जो गैस है ना, ये जो गैस है जिसको तुम गर्म किए, ये गैस जो गैस अवस्था है, यही परमाणु का गैसीय रूप है। मेरे परिभाषा में बोला गया विलगित, आइसोलेटेड मींस अलग थलग, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, स्वतंत्र हो, विलगित है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा NaCl था, ये क्या ये विलगित कहलाएगा सोडियम, नहीं, ये कंपाउंड के रूप में है। तो इसको हम अलग किया तो सोडियम मेरा अलग हो गया। अब जो सोडियम अलग है वो विलगित है। विलगित का मतलब अकेला है, लेकिन क्या वो गैसीय परमाणु में है, नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ठोस से नहीं निकलेगा, गैस रूप में निकलेगा। गैस पहले गैस रूप में बदलेंगे पदार्थ को, फिर इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे। तो कैसे होगा, तब क्या करें, उसके लिए इसको गर्म करना पड़ेगा। तो ये लड़का जो 150 kJ एनर्जी दिया, जो हमको आके बोला कि सर 150 किलो जूल एनर्जी देना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हम बोला तुम गलत हो। क्यों, क्योंकि एनर्जी इसका कहां कहां खर्च हुआ है, 10 यहां, 50 यहां, 50 यहां, तो 100 और 10, 110 एनर्जी तो खाली गैस अवस्था में बदलने में खर्च हो गया इसका। तो 40 से जूल ना एनर्जी बचा, जिससे कि वो गैस को गर्म किया और इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो एक्चुअल में एनर्जी कितना है, 40 किलो जूल। तो हम फालतू का ऊर्जा बर्बाद क्यों करेंगे, उससे बेटर यह है कि डायरेक्ट हम इतना लंबा प्रोसेस में ना चलते हुए हम सीधे एक ऐसे परमाणु को लेकर के आएंगे जो विलगित भी हो और गैसीय परमाणु हो। समझ में आ रहा है बात। ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे आपका साफ कर दिए, विलगित गैसीय परमाणु। ये जो चीज हम यहां पर अभी किए थे, नोट कीजिएगा बाबू इसको, है ना। ऑलमोस्ट हो गया, अब बचा ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा चलो एस ब्लॉक के हिसाब से बताओ, S1 वाले पहले वाले ब्लॉक के हिसाब से बता दो आयनन विभव के बारे में, तो हम जानते हैं कि जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना करीब होगा उसका आयनन विभव उतना ज्यादा होगा। यानी अगर हमसे कोई बोले ये वाले का, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, है ना बाबू।
इसको तोड़ने के लिए इसकी तुलना में कम ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, लिथियम को उससे कम। इसका मतलब इसका भी फोटो ऐसा बना है। ऐसे होगा क्या? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आयनन विभव का कौन सा क्रम? घटता क्रम। नहीं बोल सकते? सबसे ज्यादा आयनन विभव इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ेगी, है ना। लिख लीजिए बाबू इसको भी। इसको बोलते हैं ना ग्रेटर देन, है ना, बड़ा। हाइड्रोजन का बड़ा लिथियम की तुलना में, लिथियम बड़ा सोडियम की तुलना में, ज्यादा, अधिक। हो गया? तो कहानी कहां से आज शुरू किए थे बाबू? परमाणविक त्रिज्या से। त्रिज्या का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी से त्रिज्या होता है। इस त्रिज्या का संबंध हम लोग स्थापित किए थे किसके साथ? आकार के साथ, क्योंकि त्रिज्या से निर्माण हुआ आकार का। जिसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी आकार उतना ही बड़ा होगा। त्रिज्या कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे बाह्यतम कक्षा, अर्थात जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी, वैसे ही आकार भी बढ़ता चला जाएगा। आकार का बढ़ने के बाद संबंध हम किससे स्थापित किया? ज़ेफ के साथ, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ, कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक का प्रभाव उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगातार पड़ता रहता है। जैसे ही परमाणु का आकार ज्यादा हो जाए वो प्रभाव कम हो जाता है, जैसे ही आकार छोटा हो जाए वो प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए ज़ेफ जो है वो 1/, आकार का निर्माण करवा दिया। इसके बाद आया कि ज़ेफ क्यों पढ़े थे? क्योंकि हम अगर चाहें किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो उस विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको आवश्यक ऊर्जा मोस्ट ऑफ द केसेस में देनी ही होगी। उस आवश्यक दिए जाने वाले ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। वो ऊर्जा के लिए परमाणु कैसा होना चाहिए? विलगित, और दूसरा गैसीय परमाणु। दो बातें। अगर वो विलगित नहीं है और गैसीय परमाणु नहीं है, उसकी भी चर्चा हम किए बाबू। अगर वो विलगित नहीं है तो वो किसी यौगिक के रूप में होगा, अगर वो गैसीय नहीं है तो वो ठोस या लिक्विड हो सकता है। तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा किसमें? यौगिक को पहले तो स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्र कराने के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस, देन गैस के बाद इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में। इसलिए इतना पापड़ ना बेलना पड़े, इसलिए हम सीधे क्या करते हैं? विलगित गैसीय परमाणु की चर्चा करते हैं, जहां एनर्जी बहुत ही कम खर्च होगा। क्लियर बात है? ठीक है कॉन्सेप्ट। कल हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी एंड ऑल दैट कल हम लोग बात करेंगे। आप इसको ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सेम टाइम मिलेंगे केमिस्ट्री के लिए।